एक रेक्स भी होता था। Assalamu alaikum students. Hope you people are fine and you can expect the same from here. See now. ये हमारा टॉपिक है आज का 9th पार्ट ऑफ स्पीच, जो डिटर्मिनर कल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आर्टिकल्स तक हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें ये बात हुई थी कि अगर तो आप जनरल सेंस में किसी नाउन की बात करते हैं तो ए यूज़ करें या एन यूज़ करें, पर्टिकुलर सेंस में है, डेफिनेट सेंस में है तो फिर जी यूज़ करें। अच्छा, अब ये जो ए एन और जी का एक बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको बता देता हूँ। बाकी तो इन डिटेल बहुत सारी बातें बाद में होती रहेंगी, और अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जी हम कहाँ यूज़ करते हैं। एक तो ना रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह पंक्चुएशन की अगर हम बात करें, पंक्चुएशन में हम कहते हैं कि हम कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं। कौन बताएगा आप में से कॉमा कहाँ यूज़ होता है? कुछ ना बेसिक अगर हम ये इनके जो फैक्ट्स हैं ना, अगर उनसे फेमिलियर हो जाए, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डिटरमिन हाउ टू यूज देम। यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। कॉमा के लिए क्या रूल है? नो वन। कॉमा का सिंपलेस्ट रूल ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में उसको प्रोनाउंस करते हुए वहां पे पॉज आ जाए तो कॉमा लगा दे, शॉर्ट पॉज हो कॉमा लगा दे। यानी ये बड़ा इजी सा वे है कॉमा को जज करने। इसी तरह से दी कहाँ पे हम यूज करते हैं? दी के लिए हम कहते हैं कि जहां भी किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज कोई पर्सन यूनिक हो जाए, यूनिक, उस सूरत में हम उसके साथ फिर दी यूज करते हैं। यूनिक होने से मुराद ये होती है कि अब और उस तरह का कोई नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि आई वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज बट द बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। अब द बाइक हम क्यों कह रहे हैं, अब बाइक यहाँ पे क्यों नहीं कहते? ये कौन बताएगा कि द बाइक हमने क्यों यूज किया? द बाइक। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यस शमरुख। सर एक तो बाइक स्पेसिफिक कर दिया गया उसे कि उसकी अपनी पर्सनल है। वेरी गुड। यानी इस हमने वजह अब से। यूनिक ये कर दिया, बाइक्स तो बहुत सारी हैं। जी लगा के हमने हाँ जी। क्या शो किया कि वो बाइक जो मेरी है, जो घर में खड़ी है, यानी वो बाकियों से आपने बिल्कुल से सेपरेट कर दिया। उस कॉन्टेक्स्ट में ये यूनिक हो जाती है। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ यूनिक हो जाए उसके साथ फिर हम जी यूज़ करते हैं। इस तरह आपने कहा कि आई वॉन्टेड टू स्टडी इंग्लिश बट द बुक वॉज मिसिंग। अब जी क्यों यूज़ किया बुक के साथ? जो बुक हमने पढ़नी थी सर वो। कौन सी वाली? सेंटेंस बोलिएगा सर दोबारा। आई वॉन्टेड टू स्टडी इंग्लिश बट द बुक इंग्लिश। वॉज मिसिंग। इंग्लिश की सर। इंग्लिश की बुक देखो, बुक्स तो बहुत सारी हैं, घरों में बहुत सारी पड़ी होती हैं, बहुत सारी बुक्स आपके सिलेबस की हैं। लेकिन आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बताया कि मैं जो बुक पढ़ना चाह रहा था वो नहीं थी। वो कौन सी थी जिससे इंग्लिश पढ़नी थी आपने? इंग्लिश की बुक। गुड। तो इस तरह से जहाँ भी किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ यूनिक हो जाए उसके लिए हम जी यूज़ करें। और वो यूनिक सुनने वाले के लिए भी और कहने वाले के लिए भी, दोनों को पता चल जाता है। क्योंकि जब आप किसी नाउन की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि आपका रिसीवर उससे फेमिलियर है या नहीं है। अगर आपका रिसीवर उससे फेमिलियर है, इसका मतलब फिर वो बाकियों में से वो भी इसको यूनिक ही समझ पाते हैं। और अगर वो फेमिलियर नहीं है फिर तो यूनिक चीज़ भी नहीं है। तो दी हम उसको यूज़ करते हैं जब सेंडर और रिसीवर, यानी स्पीकर और लिसनर, दोनों ही उस चीज़ को बाकी चीज़ों से अलग करके यूनिक समझते हैं। जैसे आपने कहा, अपने किसी दोस्त को बताया कि हरी अप प्लीज, द टीचर हैजंट अराइव्ड येट। अब ये दोनों की नज़र में वही टीचर है जिसकी क्लास के लिए इन्होंने जाना था। द टीचर, कि एक ने पहुंच के बता दिया कि टीचर अभी तक नहीं पहुंचे, और दूसरे को वो बता रहा है, उसे भी पता है किस टीचर की बात हो रही है। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ यूनिक हो जाए, पर्सन यूनिक हो जाए, कोई भी एनिमल बर्ड जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो यूनिक हो तो हम दी यूज करें। देन पोजेसिव एडिटिव्स। पोजेसिव एडिटिव क्या होता है? जब हम किसी नाउन से पहले वो वर्ड यूज करते हैं जिसमें ये बताना है कि ये चीज़ किसकी है। जैसे माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। इसमें याद रखने की जो चीज़ आपके लिए वो ये है कि इट्स में अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी एस से पहले। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो इट्स कलर लिखना है, इट्स कलर इज ग्रे, एस से पहले अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो उस अपोस्ट्रोफी को हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर अपोस्ट्रोफी लगा दें फिर क्या मीनिंग बन जाता है? यस इट शमरोज। इज। इट इज़, या दो इसका बन सर। दो बनते हैं बेटा इससे। एक इट इज़ और दूसरा दूसरा सर। इट हैज़। इट हैज। जी सर। ये दोनों की कंट्रैक्शन बन जाए उसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शंस में हम कुछ लेटर्स को ड्रॉप करके उनकी जगह पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। ये जब हम लिखते हैं 5 o'clock, 6 o'clock, उनमें भी अपोस्ट्रोफी आती है। जी सर आ जाती है। कहाँ पे? ओ से पहले या ओ ओ। के बाद, या दोनों ओ के तरफ? बाद। ओ के बाद। वो किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? जी सर। वो हम क्यों यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी? 5 o'clock। ये नहीं पता सर। वहां से हमने एफ ड्रॉप किया होता है, वो असल में था 5 o'clock। वो एफ ड्रॉप हुआ, उस एफ की ओके। बजाय हमने अपोस्ट्रोफी लगा दी। जी। तो यहाँ पे बहरहाल इट्स में हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी। पोजेसिव एडिटिव्स माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, इनके बाद हमने कोई नाउन यूज़ करना है, क्योंकि डिटर्मिनर नाउन से पहले ही आ सकता है। अगर कहीं और पे उसी तरह का वर्ड हो तो वो डिटर्मिनर नहीं होगा। डिटर्मिनर सिर्फ वो है जो नाउन से पहले है। तो जैसे माय बुक, योर ड्रेस, हिज मैनर्स, इस तरह से। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडिटिव्स, ये हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, शो करने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ है, उसके लिए हम दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और दीज और दोज ये प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेंगे। शमरोज बेटा आप एग्जांपल देंगे व्हाट कैसे यूज होगा? सर व्हाट, मतलब कोई चीज पूछनी हो, पूछेगा। व्हाट इज योर नेम सर। नहीं बेटा, बात ही उसमें हुई थी कि इनको हमने नाउन से पहले यूज करना है सबको। जब आपने व्हाट कहा तो उसके बाद नाउन नहीं आया कोई। नाउन कैसे यूज होगा इसका? एक मिनट से सोच रहा हूँ। कोई और भी सोच ले, अगर किसी और ने बताना है। एनीवन कैन आंसर द क्वेश्चन। What Amna is doing? माशाल्लाह, ये सेंटेंस बन गया। सर आपने कहा था नाउन आएगा बट के बाद। बेटा देखना तो ये है ना कि आप इंटरेक्टिव जब भी सेंटेंस बनाते हैं, जब आपने ये पूछना हो कि आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग कहते हैं या व्हाट यू आर डूइंग कहते हैं? What are you doing? हाँ, तो फिर इसी तरह से व्हाट आमना इज डूइंग या व्हाट इज आमना डूइंग? सर दोनों ही ठीक है। हाँ, आपके भी व्हाट आंसर इज, तो दोनों ठीक है, लेकिन है गलत। हाँ जी, नाउन कौन लगाएगा नाउन इसके साथ? जन्नत आपकी इंग्लिश जो है ना इसका नहीं हाफिज है, इसको ठीक करो बेटा। ओके सर। कि किस स्कूल से मैट्रिक किया आपने? सर नंबर 2 स्कूल से। तो ये कारखाना बाजार वाला है? सॉरी सर। कौन सा, ये कारखाना बाजार वाला जो कहते हैं या ये जो कोहिनूर में? सर कोहिनूर में। अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए। ये तो बहरहाल बात याद रखें कि गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ है या प्राइवेट से पढ़ा हुआ है, मैं इसको इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं समझता। हमने भी सारा गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कि अब कोशिश करके उसको बेटा ठीक करो ताकि इंग्लिश में ना ओके सर। प्रॉब्लम्स। चलो जी शमरोज, नाउन कैसे यूज करेंगे? सर जहन में नहीं आ रही एग्जांपल। चलें मैं बताता हूँ, देखें। आप कहते हैं कि व्हाट बुक इज योर फेवरेट? सर ठीक हो गया ये, जी ठीक हो गया सर, मैं सोच ही रहा था, ठीक है। हाँ, व्हाट बुक इज योर फेवरेट। अच्छा, यहाँ पे व्हाट बुक आना चाहिए, विच बुक आना चाहिए? ये लगता क्या है आपको, क्या ठीक होना चाहिए? सर दोनों ही ठीक है मेरे ख्याल से। नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन पूछने वाला आपको ऑप्शंस देगा ना, फिर आप वहाँ विच यूज करेंगे। या तो वो पूछ ले कि विच बुक इज योर्स, ब्लैक, रेड और येलो, वो जो तीन पड़ी हुई है बाइंडिंग उनकी, ये इनमें से कौन सी है? एक तो वो कह के पूछ रहा है, उस सूरत में तो विच ही पूछेगा। एक एक वो आप खुद तो वो नहीं कह रहा कि ये ब्लैक, रेड या येलो है, लेकिन वो सामने पड़ी हुई है वैसे ही, वो वैसे इशारा करके पूछ लेता है कि विच बुक इज योर्स। तो इसका तो ऑप्शंस वहां पे मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं लिमिटेड चॉइस। जहाँ चॉइस को लिमिट कर दे क्वेश्चन पूछने वाला, वहाँ विच यूज करें, और जहाँ पे अनलिमिटेड चॉइस हो वहाँ पे व्हाट यूज करें। अब एक है विच बुक इज योर फेवरेट और एक है व्हाट बुक इज योर फेवरेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा सेंटेंस में? सर आपने बोला कि विच बुक वहां पे यूज करते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, जी तो इसमें वो सीधा पूछ ही रहा है कि कौन सी बुक आपकी फेवरेट है। जी, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, व्हाट बुक इज योर फेवरेट एंड विच बुक इज योर फेवरेट? Yes, anyone else? Yeah. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Yes, yeah. सर जी, विच बुक इज योर फेवरेट के
आपकी बुक कौन सी फेवरेट है, और व्हाट व्हाट बुक इज योर फेवरेट, इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी फेवरेट है? नहीं बेटा, विच आप उसमें यूज करते हो कि इनमें से कौन सी फेवरेट है, वो वहां पे पढ़ी जी सर। होंगी या कहीं लिस्ट में लिखी होंगी, वहां विच यूज करेंगे। या आप खुद कह देंगे, जैसे व्हाट सिटी इज योर फेवरेट। अब ना वो सामने लिस्ट है, ना ही क्वेश्चन पूछने वाला किसी सिटी का नाम लेगा। लेकिन अगर वो कहेगा विच सिटी इज योर फेवरेट, फिर सामने लिखे हुए होंगे। या वो खुद कहेगा विच सिटी इज योर फेवरेट, फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद, इस तरह। ठीक। अच्छा जी। तो व्हाट, विच, हुज। हुज तो आप यूज ही नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे हुज बुक इज दैट, हुज हाउस इज दिस, इस तरह से। यानी इनके बाद नाउन का आना जरूरी है। फिर है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में मैनी, फ्यू, हाफ, एटसेट्रा। ये क्वांटिटी को भी बताएंगे और नंबर को भी बताएंगे। टाइटल उसने दोनों के लिए एक ही यूज किया, वो है क्वांटिफायर। वैसे अपने तौर पे जब हम कई दफ़ा करते हो, हम कुछ को कहते हैं ये क्वांटिफायर्स, और दूसरों को हम कहते हैं न्यूमरल डिटर्मिनर्स। न्यूमरल जिसमें नंबर्स आ जाते हैं। नंबर। जी, और नंबर में फिर हम दो तरह से इनको यूज करते हैं। नंबर्स में कुछ आ जाते हैं डेफिनेट न्यूमरल्स, कुछ होते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल्स। इनडेफिनेट न्यूमरल वो होता है जब हम कोई प्रॉपर उसकी तादाद नहीं बता रहे होते। वो किस तरह से है, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। इनडेफिनेट न्यूमरल्स ये है लाइक मैनी, a few, some, all। और एक डेफिनेट, ये शमरोज। डेफिनेट कैसे होगा बेटा? सर नंबर्स आ जाएंगे उसमें, इस तरह से। जैसे 2 सर, 3, 4। इसमें दो चीजें हैं इसमें। एक इसमें आएंगे कार्डिनल नंबर्स, और दूसरे क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल क्या होते हैं? 1, 2, एटसेट्रा। और ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, सेकंड। एटसेट्रा। ये सब। तो इसने बुक में तो एक ही बस ने सबको क्वांटिफायर्स कहा, लेकिन हम अपने तौर पे हम इन्हें ये कर लेते हैं कि जो क्वांटिटी शो करने वाले वो क्वांटिफायर्स, और जो नंबर शो करने वाले हैं वो न्यूमरल्स या न्यूमरल डिटर्मिनर्स। तो न्यूमरल डिटर्मिनर्स की दो टाइप्स हैं, इनडेफिनिट न्यूमरल्स और डेफिनिट न्यूमरल्स। इनडेफिनिट जैसे मैनी, अब वो मैनी कितने हैं कोई पता नहीं, अ फ्यू कितने हैं, सम कितने, ऑल कितने, कोई पता नहीं इनका। लेकिन डेफिनेट न्यूमरल्स में हमें पता होता है। उसमें फिर दो टाइप्स हैं उसके, एक कार्डिनल नंबर्स हैं और फिर दूसरे हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल में 1, 2, 3 एटसेट्रा, और ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। 1, 2 में हम तादाद बता रहे होते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हम पोजीशन बता रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कार्डिनल नंबर जैसे लिखा है 1, 2, 3, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्सेट्रा। अच्छा, अब आप ये बताएं कि फ्यू और अ फ्यू, इनमें क्या डिफरेंस है? फ्यू और अ फ्यू।
यस शमरोज। सर फ्यू में लिमिट हो सकती है मेरे ख्याल से, फ्यू में लिमिट्स नहीं होती। किस तरह से? फ्यू मिनट्स अगो और फ्यू डेज अगो। अच्छा, और फ्यू में? और फ्यू में सर ऐसे ही चलिए, और few, कोई? यस, एनीवन एल्स? इज एनीवन हु कैन आंसर द क्वेश्चन? या सर ये फ्यू मेरा ख्याल यूज होता है किसी, आ फ्यू यूज होता है किसी पर्सन के लिए, आ फ्यू, पर्सन के लिए? आ फ्यू स्टूडेंट्स, और अकेला फ्यू यूज होता है कुछ। सुभान अल्लाह, ये आपने अपने पास से रूल बनाया ना? ये पढ़ा है? नहीं सर जी, ये माइंड में आ रहा था तो अच्छा डिस्कस चलिए, कर। कोई नहीं, शेयर किया आपने, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बताएंगे याहिया में ये आया क्यों लिखते हैं आप वाई से पहले? सर जी ये बस मिस्टेक हो गई। अच्छा अच्छा, बट डॉक्यूमेंट्स में आ गया ये। जी। चलिए, मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फ्यू मीन्स थोड़ा और ए फ्यू मीन्स बहुत ज्यादा थोड़ा। क्या बात है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए, फ्यू जो होता है ना, फ्यू, ये, बल्कि मैं इसके साथ ना आपको, क्योंकि इसने क्वांटिफायर लिखा था ना, पहले लिटिल और अ लिटिल से स्टार्ट करते हैं। लिटिल और अ लिटिल। शमरोज, इसका आपको पता है लिटिल और अ लिटिल का क्या डिफरेंस है? लिटिल सर छोटा, और नहीं बेटा, जो अब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ छोटे की तो बात आएगी नहीं, अब थोड़े की बात होगी ना, लिटिल। जी सर वो बताना है आपने, लिटिल और अ लिटिल। लिटिल यही हो सकता है कि क्या? आप बता दें सर। चलिए, नहीं पता प्रॉपर आप। ठीक ठीक। अ लिटिल तो होता है थोड़ा। क्वांटिटी के लिए थोड़ी क्वांटिटी हो तो हम अ लिटिल यूज करते हैं। लिटिल कहाँ यूज करते हैं? लिटिल एक तो है कि इतना थोड़ा कि वो कंसिडरेबल ही नहीं है, और या फिर बिल्कुल ही नहीं है, उसके लिए भी लिटिल यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूँ, आपने मुझे ट्रांसलेट करके बताना है कि इसमें लिटिल से क्या मुराद है। आप कहते हैं कि आई wanted to buy some sugar. I went to the market. The shops were closed, so I bought little sugar. The shop was closed, so I bought little sugar. कितनी चीनी खरीदी शमरोज आपने? कुछ भी नहीं खरीदा सर, नहीं खरीदी मैंने। वेरी गुड। मैंने कहा कहीं ये ना कह देना थोड़ी सी खरीदी, कि दुकान बंद थी इसलिए थोड़ी सी। तो दुकानें बंद थी। हाँ, देखें, शॉप जब बंद है तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि चीनी नहीं खरीदी मैंने। आई बोट जी सर। लिटिल शुगर, लिटिल, तो लिटिल का मीनिंग यहाँ पे नो शुगर। ठीक है जी? नो सर। अच्छा, एक है कि है तो सही, लेकिन कंसिडरेबल नहीं है, उसका फायदा कोई नहीं है। आप कहीं पे गए, चाय लेके आए, वो उन्होंने कहा जी कि चीनी कितनी डाल दें, सेपरेट टी थी, आपने कहा जी बहुत थोड़ी, उन्होंने कहा जी कि एक चम्मच, और फिर नहीं नहीं नहीं, एक चम्मच तो बहुत थोड़ी डाली। सब आपने जितना बहुत थोड़ी का, उसने उठा के एक ग्रेन, एक दाना अंदर डाल दिया चीनी। क्या ख्याल है कि चाय आपकी मीठी हो जाएगी उससे? नो सर। नो। तो इसका मतलब ये भी लिटिल। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं डाली चीनी, तो उसने डाली है ना? जी सर। हाँ, लेकिन कंसिडरेबल नहीं है, यहाँ भी लिटिल यूज होगा। तो बिल्कुल ना होना भी लिटिल, और इतना थोड़ा होना कि जो कंसिडरेबल ना हो, वो भी लिटिल। लेकिन जहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी हो, वहाँ पे अ लिटिल। जैसे
प्लीज ऐड अ लिटिल शुगर टू माई टी, थोड़ी सी चीनी मेरी चाय में डाल दें। तो अब जहाँ पे लोग दो दो स्पून डाल रहे हो, आप चाहते हो कि एक डाल दें, अ लिटिल आपने कह के वो क्वांटिटी अपनी तरफ से शो। यही फिर है मामला फ्यू और आ फ्यू का। ये शमरोज, फ्यू का क्या मीनिंग होगा? फ्यू का ए के बगैर क्या मीनिंग होगा? थोड़ा फ्यू चंद सर, सिर्फ चंद। कितना? ये बेटा ये लिटिल की तरह से ही इसको यूज करना है आपने। जिसका फ्यू, जिसका लिटिल उसी का फ्यू, जिसका अ लिटिल उसका अ फ्यू। डिफरेंस ये है कि लिटिल में हम क्वांटिटी की बात करते हैं और फ्यू में नंबर की बात करते हैं। अब बता। फ्यू में सर कम होगा, फिर आ फ्यू उससे भी कम। नहीं, अ लिटिल जो था वो लिटिल से कम था या ज्यादा था? अ लिटिल। सर आपने लिटिल के दो बताए ना, एक तो बिल्कुल भी नहीं हम्म, और दूसरा थोड़ा। थोड़ा तुमको वो ये कहा था इतना आ थोड़ा लिटिल। जो कंसिडरेबल ना हो। अ लिटिल है थोड़ा, इसी के जी सर। पैरेलल चलना है फ्यू ने। फ्यू का मीनिंग या तो बिल्कुल कोई भी नहीं, या फिर इतने कम नंबर में, तादाद में कि जो कंसिडरेबल नहीं है, फायदा कोई नहीं उसका। जिस तरह से आपने कहा कि द कॉलेज वाज क्लोज्ड सो फ्यू स्टूडेंट्स वर इन। कॉलेज बंद था तो अंदर कितने स्टूडेंट्स थे? चांद, बहुत थोड़े। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बंद में कैसे चले गए? कॉलेज तो बंद था। सॉरी सॉरी सर, ठीक। मैंने बताया ना, जिसका लिटिल में हमने कहा ना कि द शॉप वाज क्लोज्ड सो आई बोट लिटिल शुगर। कुछ भी नहीं खरीदा आपने। इस तरह से कॉलेज बंद था तो अंदर तो कोई भी स्टूडेंट नहीं था। और एक है कि थे जरूर लेकिन कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है ना? जैसे आप कहते हैं कि वी वांटेड टू प्ले अ क्रिकेट मैच बट वी हैड फ्यू प्लेयर्स। अब फ्यू क्या है? आपने टीम बनानी थी 11 की, दो लोग आ गए बस। कहते चलो जी हमारी टीम दो की, दो की तो टीम ही नहीं बननी। अब वो दो लोग तो जरूर हैं लेकिन किसी काम पे नहीं है, उससे टीम नहीं बनेगी। जैसा एक ग्रेन शुगर का डाल के चीनी, आपने कहा कि थोड़ी सी, तो चाय मीठी नहीं हो सकती उस चीनी के साथ। उसी तरह से अब दो से टीम नहीं बन सकेगी, एक से टीम नहीं बन सकेगी। यहाँ पे हम फ्यू यूज करते हैं। एज वी हैड फ्यू प्लेयर्स वी कुड नॉट मेक अ टीम। ठीक है, अब तो है थोड़े से हैं तो टीम बना लें आप, लेकिन ये फ्यू से मुराद क्या है? कितने थोड़े थे कि जिनसे टीम बन नहीं सकती। और आ फ्यू क्या है? देयर वर अ फ्यू पीपल हु वर वाचिंग द क्रिकेट मैच। फ्यू ये है थोड़े से लोग हैं जो मैच देख रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिफाई। अरसल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, सलाम। सर अ लिटिल का सेंटेंस बताइएगा दोबारा। अ लिटिल, यस सर। प्लीज ऐड अ लिटिल शुगर टू माई टी, थोड़ी सी चीनी मेरी चाय में डाल दें। सर अगर ये तो इसका नहीं आपने समझ आ रही? जी सर ये जी तो जी। आपने लिटिल का नहीं बताया था कि एक दाना डाला नहीं शुगर नहीं, का वो तो। तो आपने कहा था कि प्लीज ऐड। वो तो मैंने उर्दू में ना आपको ये क्लियर किया था कि आपने कहा कि बहुत थोड़ी डालें। अब उसने एक ग्रेन डाल दिया। अब जो एक ग्रेन डाला है ना वो लिटिल में आना है, तो उससे चाय मीठी नहीं हो सकती। यस सर। ये है तो सही लेकिन कंसिडरेबल नहीं है। सही। जी तो जी। सर फिर आ लिटिल का हो गया ही एड अ लिटिल शुगर इन माय टी। हाँ, इसको मैं आपको बता देता हूँ, अब सुनिए जरा। आप कहते हैं यस कि आई एडिड अ लिटिल शुगर टू माई टी एंड इट बिकेम स्वीट। सही सर। ठीक है ना? अब मीठी कैसे हुई होगी? थोड़ी कोई क्वांटिटी होगी तो हुई होगी। लेकिन अगर आप यस लिटिल कहेंगे ना, आप कहते हैं कि माय फ्रेंड एडेड लिटिल शुगर टू माय टी सो इट कुडंट गेट स्वीट। ये मीठी नहीं हो सकती, डालने डाली उसमें। ठीक है सर।
इसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस आप किस तरह बनाते हैं जी? This section provides an introduction to the construction of sentences. Subsequent chapters will expand on the contents of this section. अभी ये देखना एक इंट्रोडक्शन है सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद फिर इन डिटेल ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। डेफिनेशंस में फर्स्ट है सेंटेंस, a set of words that is complete in itself. एक ऐसा सेट है वर्ड्स का जो कंप्लीट सेंस देता है। एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट आइडिया देगा ये। कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड एंड टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अगर हम एक सेंटेंस को देखें तो दो तरह से हम उसको चेक करते हैं। एक है कि वो बना कैसे है और एक है कि वो मीनिंग क्या दे रहा है। जो बना कैसे है उसके लिए हम कहते हैं कि इसके दो पार्ट्स होना जरूरी हैं, वो एंड पे लिखे हुए हैं, अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। ये तो है इसका स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसा सेंटेंस आपको मीनिंग क्या दे रहा है, वो जो मीनिंग है वो या तो स्टेटमेंट होगी या क्वेश्चन होगा या कोई एक्सप्लेनेशन होगी, कोई कमांड होगी, ग्रीटिंग होगी। इस तरह से उन्होंने आपको मीनिंग दी। अब देखिए इसमें द प्रेडिकेट में प्रेडिकेट क्या चीज है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लोज कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये वो एक पार्ट है प्रेडिकेट जिसमें वर्ब होगा और ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। हमने, मेरा ख्याल है कि आप स्टार्ट में हमने ये किया होगा कि वर्ब जो है हम कहते हैं या डूइंग या बीइंग शो करता है, तो सब्जेक्ट फिर क्या बनता है? या डूअर या जी रिपीट करें बेटा। डूअर और बियर सर। बियर, या डूअर होगा या बियर होगा। तो इसका मतलब है कि दो ही चीजें फिर सेंटेंस में हुई कि एक डूअर और साथ उसकी डूइंग। जो उसकी डूइंग है वो प्रेडिकेट है और डूअर सब्जेक्ट है। इस तरह से अगर बीइंग बताई जा रही है तो जो बियर है वो सब्जेक्ट और बीइंग प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जी। बेसिकली हम प्रेडिकेट जिसको कहते हैं वो सिर्फ वर्ब भी हो तो हम उसको प्रेडिकेट मान लेते हैं। जैसे अली स्माइल्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अली सब्जेक्ट है और स्माइल्ड उसका प्रेडिकेट हो गया। अगर आप ट्रांसिटिव वर्ब यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि अली रोट एन एसे। अब रोट वर्ब था, एन एसे उसका ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रेडिकेट का पार्ट बनेगा क्योंकि वर्ब को उसकी जरूरत है। तो सिंपली हम यूँ समझते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो उसमें एक नाउन हो, दो नाउन्स हो, आर्टिकल हो, साथ कोई प्री मॉडिफायर हो या पोस्ट मॉडिफायर हो। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में है वो सारे का सारा प्रेडिकेट, यूं समझ। अच्छा जी, अब ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा सर सॉरी पर ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं सर, समझ नहीं लगी। जी बेटा बता। किसी भी सेंटेंस के हमने कहा कि दो पार्ट्स होते हैं। इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है ये हमने कहा, या तो इसको हम डूअर कहते हैं, कोई काम करने वाला, या इसको बीयर कहते हैं जब इसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताई जाती है। और प्रेडिकेट वो वर्ब होता है जो डूइंग या बीइंग बताता है। तो डूइंग या बीइंग ये है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस से हम जब देखते हैं, ऊपर सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट का नाम है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करता है, अगर काम करेगा तो हम उसे डूअर कहते हैं। और अगर वो काम नहीं कर रहा बल्कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है। देखिए एक है, आप कहते हैं कि मैं एक बुक का मुताला करता हूँ। इसमें आपने अपना एक्शन बताया कि आप क्या करते हैं।
लेकिन जब आपने ये कहा कि मैं फैसलाबाद का हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, अब इसमें तो आपने कोई काम नहीं बताया अपना, ये बता रहे हैं कोई काम भी, नहीं सर। इसमें कोई काम नहीं है, एक्टिविटी कोई नहीं, इसमें आपने बीइंग बताई। इस सूरत में वो जो आई हम स्टार्ट में यूज करेंगे कि आई एम अ पाकिस्तानी। अब ये आई जो है ये डूअर नहीं है बल्कि बियर है, इसकी बीइंग बताई जा रही है। तो यहाँ तो हो गया ये आई, सपोज हमने एग्जाम्पल में लिख लेते हैं आई। अब आई अगर कोई काम करेगा तो डूअर होगा, और अगर इसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताएंगे तो ये बियर होगा, है बहरहाल सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके साथ लगाना हमने प्रेडिकेट, आई प्ले। प्ले क्या बना? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। इसमें हाँ जी, आई ने अपना एक्शन बताया तो आई यहाँ पे डूअर है ना, डूअर। क्या ख्याल है, डूअर बना गया या बियर? सर सर आई डूअर, क्योंकि एक्टिविटी हो रही है ना, प्ले कर। एक्टिविटी। और प्रेडिकेट में क्या है, डूइंग या बीइंग? सर इसमें डूइंग। डूइंग। अच्छा, अगर दूसरा सेंटेंस हो कि आई एम अ पाकिस्तानी, अब इसमें आपने अपना होना बताया, करना कुछ नहीं बताया, तो आई क्या होगा यहाँ पे? द बेयर। बियर। बियर क्या ना बेटा, इसको बियर ना बनाए, क्योंकि बियर बियर ये बियर। स्टैंडर्ड इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, ये ग्रामर की टर्म बस हम यूज करते हैं, बी से बियर। इसमें मैं कॉमर्स लगा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में आता नहीं है। अच्छा, अब एम, बेसिकली तो वर्ब को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं, लेकिन चूंकि ये चीजें भी इसके साथ शामिल हैं, सारे को मिला के हम कहते हैं क्या, प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें इस प्रेडिकेट में आपकी डूइंग बताई जा रही है, आपकी बीइंग? सर इसमें आपकी बीइंग। बीइंग। ये है सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, आगे फिर अब प्रेडिकेट मे और मे नॉट इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो कब सकता है? जब वर्ब ट्रांसिटिव होगा। ट्रांसिटिव मींस पासिंग ओवर। जहां आपने कोई बात की, एक्शन की, उसने कहा कि इसको यहां से आगे पास करें, अभी मीनिंग ऐसे क्लियर नहीं हो सकता। यानी आपने कहा कि अली किल्ड, हु डिड अली किल? ये हु आपने जो पूछा है, इसका मतलब है कि वहां पे हमें आंसर चाहिए इसका। अली किल्ड, किस चीज को मारा उसने? वो कोई इंसेक्ट है, वॉस्प है, डॉग है, क्या चीज है? कुछ भी है, कोई पर्सन है। तो ये क्या है कि हमने ये इसका आंसर जो देना है हु या व्हाट का, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर हम कहते हैं कि अली किल्ड अ स्नेक, अली ने एक सांप को मार दिया। अच्छा, अब ये स्नेक ऑब्जेक्ट है, ये किस वजह से आया? कि पीछे वर्ब की डिमांड थी कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट यूज किया जाए। तो ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट डिमांड करे उसको कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, और ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट डिमांड ही ना करे उसको हम कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आप कहते हैं कि आई जंप्ड, आई शाउटेड, आई स्माइल्ड, आई क्राइड, आई वेप्ट, आई स्लेप्ट। इसमें आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जहां से हमने देखना है कि सेंटेंसेस मीनिंग वाइज कितनी टाइप्स इनकी बनती हैं। क्योंकि हमने ये कहा कि दो तरह से हम सेंटेंसेस को, टाइप्स को चेक करते हैं। एक स्ट्रक्चर, जिसे फॉर्म भी कहते हैं, FORM, स्ट्रक्चर या फॉर्म एक ही बात है। और एक है मीनिंग और फंक्शन। मीनिंग या फंक्शन एक ही बात है, और स्ट्रक्चर या फॉर्म वो एक बात है। तो यहाँ पे हमने जब कहा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो पार्ट्स हैं किसी सेंटेंस के, तो हम उस सूरत में स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे या मीनिंग की? स्ट्रक्चर की। जी, स्ट्रक्चर की सर। स्ट्रक्चर, वेरी गुड। मीनिंग कैसे पता चलता है कि हम मीनिंग की बात कर रहे हैं?
वो सेंटेंस को देख के पता चलेगा सर। किस तरह से? मतलब कि हालत कौन सी है, फर्ज करें प्रेजेंट में की बात हो रही है, पास्ट नहीं की बेटा, ये नहीं। मीनिंग की बात ये होती है कि हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस के थ्रू क्या मैसेज दिया गया है। वो जो मैसेज है वो मीनिंग है इसका, ठीक है ना? ओके सर। देखिए, जब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की तो उसमें हम किसी मैसेज की बात नहीं कर रहे थे कि अंदर सेंटेंस में क्या है। हम तो उसके पार्ट चेक कर रहे थे, ये नहीं था कि इसके जरिए क्या बताया गया। हाँ, उस सेंटेंस के थ्रू क्या बताया गया वो है जिसे हम फंक्शन या मीनिंग कहते हैं। इनको मूड्स ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसे sentences perform one of a series of different functions. These are described as the moods of the sentences. Functions देखें, फिर moods देखें, फिर उसकी आगे एग्जांपल्स दी हुई। फंक्शन क्या है? टू मेक अ स्टेटमेंट। जब भी आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव मूड में आ गया ये। जैसे आगे से एग्जांपल दी है, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसने इसी वर्ड को यूज करके सेंटेंस बना दिया। अब यूँ समझें कि जैसे आपने कहा कि दिस इज माई बुक। ये डिक्लेरेटिव क्यों है कि आपने इसके थ्रू मैसेज जो दिया वो एक स्टेटमेंट आपने बताई है, सिर्फ एक चीज़ बयान कर दी है, ना कोई क्वेश्चन पूछा है, ना कोई रिक्वेस्ट की, ना कोई एक्सप्लेनेशन दी, ना किसी के लिए कोई ग्रीटिंग्स है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आपने ये कहा कि दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो ये डिक्लेरेटिव मूड बन गया। और दिस इज माई बुक, ये भी डिक्लेरेटिव। एक है कि अगर आप नेगेटिव कर दें इसको तो नेगेटिव स्टेटमेंट भी डिक्लेरेटिव मूड में ही आती है। जैसे दिस इज नॉट योर बुक, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाया आपने। तो डिक्लेरेटिव में दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। जिस सेंटेंस के थ्रू आप स्टेटमेंट्स देंगे ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव मूड में सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव मूड। फिर टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आप किसी सेंटेंस के थ्रू क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो इंट्रोगेटिव मूड में चला जाता है, उसका मूड इंट्रोगेटिव। जैसे इज दिस एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ये शमरोज, आप बेटा कोई एग्जांपल देना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज दिस योर बुक? इज दिस योर बुक? क्वेश्चंस की कितनी टाइप्स हैं? सर दो मेरे ख्याल से। कौन कौन सी? एक में सर हम सिर्फ यस और नो के बारे में पूछते हैं और दूसरे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। जिसमें यस नो पूछा जाता है उन क्वेश्चन का नाम क्या है? सर आई थिंक उसे कहते हैं पोलर। पोलर क्वेश्चन, वेरी गुड। और दूसरे को? नॉन पोलर सर। नॉन पोलर। आपको लगता है पश्तो भूल जानी है जितनी इंग्लिश आप याद कर रहे हैं। सर ये इंटरेस्ट है मेरा स्टार्ट से सर। शुक्र है, अच्छी बात है, वरना इंग्लिश का तो बुरा ही हाल है हर जगह से। अच्छा जी, तो पोलर और नॉन पोलर ये दोनों ही क्वेश्चंस जब आप पूछेंगे तो ये मूड इंट्रोगेटिव होगा। फिर टू मेक अ कमांड और इशू एन इंस्ट्रक्शन, जब आप किसी से कहते हैं कि ये काम करो या ये काम ना करो, ऐसी सूरत में आप एक्चुअली इंपेरेटिव मूड में सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। इंपेरेटिव का बेसिक जो मीनिंग है ना वो है कंपल्सरी। किसी के लिए आप कंपल्सरी कर देते हैं कि वो ऐसा करे। जैसे आप देखें, एक है रिक्वेस्ट करके काम लेना, एक है ऑर्डर दे के काम लेना। दोनों सूरतों में काम ही ले रहे होते हैं आप बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं, बड़े आपको ऑर्डर करते हैं। वो अपना काम करवा लेते हैं आपसे, आप रिक्वेस्ट करके अपना काम करवा लेते हैं। तो ये जो कमांड्स होती हैं इनको भी हम इम्पेरेटिव मूड्स कहते हैं। अब जैसे लर्न दीज टर्म्स, डू नॉट सिट हियर, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर फाइट विद एनीवन। अब ये क्या है? ये सारी चीज़ें इम्पेरेटिव मूड में है। फिर टू एक्सप्रेस सरप्राइज, शॉक और डिसबिलीफ, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये शमरोज याद है आपको कल क्या बात हुई थी फीलिंग और इमोशन? जी सर। क्या था? क्या सर? क्या डिफरेंस था दोनों में? सर फीलिंग्स जो पहले से हो हमारी, इमोशन जो सडन आए हैं। वेरी गुड। जो सडन फीलिंग है उसको हम इमोशन कह देते हैं, फिर दूसरे को फीलिंग कहते हैं। अरसल ने कुछ बताना है या पूछना है? चेक कर लेते हैं।
नहीं, कहता ना बताना ना पूछना। टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर, ये फिफ्थ टाइप है। हाँ सॉरी, ये अभी जो एक्सक्लेमेटरी है, जब हम अलेस, वाओ, इस सारी चीज़ें जितनी भी यूज करते हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते जाते हैं। इसी तरह से फिर समटाइम्स हम वर्ड्स एक्स्ट्रा तो कोई उसमें ऐड नहीं कर रहे होते, वही वर्ड्स जो हमारे रूटीन के हैं उन्हीं में हम अपने इमोशंस को ऐड कर देते हैं। इमोशंस कैसे ऐड होते हैं? जैसे नो है, आप कहते हैं नो। अब ये एक तो है ना, आपसे पूछा जाता है कि आर यू अ बिजनेसमैन, आप कहते हैं नो। लेकिन किसी ने ये कहा कि टीचर्स सारे ये कहते हैं कि आप तो बड़े रूड हैं, आप कहते नो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या है कि अब इसमें आपका इमोशन शामिल हो गया कि ये बात क्यों हुई। हाँ, तो इसी तरह से नीचे फिर टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर, तो जब भी आपने को अपनी विश या कोई डिजायर शो करना हो, उसके लिए ऑप्टेटिव मूड है सेंटेंसेस का। आई विश दीज टर्म्स वर इजियर टू रिमेंबर, ये इस तरह नहीं बनते, ये एग्जांपल गलत है। क्योंकि जब आपने आई विश कह दिया ना, वो ठीक है कि आगे जाके उसने ये सब्जंक्टिव वर्ब यूज कर दिया, ये वाला वर्ड, दीज टर्म्स वर इजियर टू रिमेंबर, लेकिन स्टार्ट में चूंकि आई विश है, वो आई विश की वजह से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता, ये तो डिक्लेरेटिव बनना है। ये किस तरह से ऑप्टेटिव जो होते हैं ना, ये तो है जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे। और इसी तरह से जब इसमें आप कहते हैं मे यू सक्सीड दिस टाइम, मे यू विन प्राइज, मे यू विन द प्राइज, अब ये तो सारी ऑप्टेटिव में है, ये जो आई विश ये नहीं। तो ये 5 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, जिन्हें हम मूड्स ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। और ये टाइप्स किस बेस पे हमने बनाई हैं? मीनिंग बेस्ड हैं या स्ट्रक्चर बेस्ड है शबरोज? ये तो मीनिंग बेस्ड है। अच्छा, मीनिंग के साथ हम यूज करते हैं फंक्शन का वर्ड, यानी फंक्शन या मीनिंग एक ही बात है। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके साथ कौन सा वर्ड है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। नहीं बेटा, स्ट्रक्चर जैसे हमने कहा ना, मीनिंग की बेस पे या फंक्शन की बेस पे टाइप्स हैं, इसका स्ट्रक्चर की बेस पे या फिर दूसरा वर्ड क्या है? स्ट्रक्चर और मूड्स। नहीं, कौन बताएगा ये? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं समझा नहीं। जी, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, फंक्शन स्लैश मीनिंग लिखा हुआ है ना। जी सर। हाँ जी, जब हम कहते हैं मीनिंग की बेस पे हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, उनकी टाइप्स बना रहे हैं, तो मीनिंग की बेस पे भी कह सकते हैं, फंक्शन की बेस पे भी कह रहे हैं, ये एक ही चीज़ है। जब हम कहते हैं ओके सर। स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज करते हैं? स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर या फॉर्म, FORM, फॉर्म, ठीक है ओके सर। जी, फॉर्म या स्ट्रक्चर ये एक ही बात है। ठीक है जी, इतना ही फिर आज के लिए काफ़ी है। तो इसमें क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा सर ये सर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपने कहा था कि कंपलसरी होता है, मतलब आपने किसी को रिक्वेस्ट की है या ऑर्डर, तो सर रिक्वेस्ट के अंदर तो कंपलसरी नहीं आता, आप उससे रिक्वेस्ट करें वो आपका काम करे या ना करे, ऑर्डर में तो आ जाता है आपने उसको ऑर्डर दिया उसने करना ही करना है, लेकिन सर रिक्वेस्ट में तो ऐसा नहीं। बेटा ये जो इम्पेरेटिव है ना, मैंने आपको इसका बेसिक मीनिंग बताया था। इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है कंपलसरी, ठीक है। इसके अंदर सेंस ये पाई जाती है कि जब कोई ऑर्डर देता है ना, कई दफ़ा वो भी नहीं मानते। आप घर में आप देख लें, मदर ने कितनी बातें कही होती है, फादर ने कितनी कही होती है, सारी मान लेते हैं आप। सर अगर हम हायर लेवल पे देखा जाए तो सर ऑर्डर नहीं माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं अब जो मैं बात कर रहा हूँ अब वो बतानी है आपने, क्योंकि जब मैंने कहा ना कंपलसरी, उसका मतलब 100% में कोई भी चीज़ नहीं होती। उसमें से अब हमें चेक करना है कि ऐसा हो भी जाता है या नहीं। आप ये बताएं, फादर मदर की 100% बातें मानते हैं? नहीं नहीं सर, नहीं मानते, इसका मतलब फिर कंपलसरी तो ना हुआ फिर वो भी। इस तरह से ऐसे रिक्वेस्ट है, फिर रिक्वेस्ट भी हर एक नहीं मानी जाती।
जिस तरह से रिक्वेस्ट आप घरों में रिक्वेस्ट ज़्यादा मानी जाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो कम मानी जाती है, क्योंकि आप जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ रो धो के भी मना लेते हैं पेरेंट्स को। लेकिन ऑफिस में तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना है कि जो उनका इंटरेस्ट उसके मुताबिक उन्होंने डिसाइड करना है, आप जितनी भी रिक्वेस्ट कर लें। तो ये तो वैसे ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बातें हैं, लेकिन वो तो मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक मीनिंग बताया था। ये तो ग्रामेटिकल टर्म है इम्पेरेटिव, मतलब इसका क्या है, जहाँ कमांड्स दी जाती हैं। कमांड कमांड क्या है, चाहे वो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, वो सब कमांड्स ही हम कहते हैं। हालांकि रिक्वेस्ट, फिर आप कहेंगे रिक्वेस्ट कमांड कैसे है। बेसिक जो वर्ड आप एक इनके लिए जेनेरिक टर्म यूज कर सकते हो वो कमांड ही है। इसी तरह से कंपल्सरी से मुराद ये होती है कि आप किसी के लिए असल में ये कर रहे होते हैं कि वो ज़रूर करे, चाहे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो करेगा। ये इस वजह से उसको कंपल्सरी समझा जाता ठीक है। है। ओके, यस, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, raising no hands means no questions. सर जी जी। सर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम मतलब मे वगैरह टर्म्स के बगैर शो कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश वगैरह? किसके बगैर? जैसे सर जी हम कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, जी जी। तो सर जी ऐसे सेंटेंसेस भी हैं कि हम मे को ना इस्तेमाल करें सेंटेंस में और वो हाँ जी ऑप्टेटिव हो? जी, बिल्कुल। ये आ जाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, अब इसमें मे नहीं है लेकिन है ऑप्टेटिव। गॉड सेव यू, गॉड हेल्प यू, ये ऑप्टेटिव है। लेकिन सर जी वैसे हम इन सेंटेंसेस के स्टार्ट में मे लगाते हैं। नहीं, हर एक में हम मे नहीं लगाते। हमें जब गॉड हेल्प यू। देखिए, जब आप गॉड ब्लेस यू कहते हैं उससे मेल गाया कभी? नो सर, इसमें भी नहीं लगाते। हाँ, इस तरह के हैं सेंटेंसेस जो मे के बगैर भी बन जाते हैं। Okay, then see you in business communication class, inshallah. Assalamu ओके alaikum. सर।